हीरपुर नामक गांव में एक हरिया नाम का लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। ए मालकिन, थोड़ा हमको भी ध्यान दीजिए, नहीं तो हम जलकर करिया हो जाएंगे। वैसे आपको किस बात की चिंता होने लगी? वो पूरे दिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं, फिर भी घर का खर्चा नहीं चल पाता है। तो आप भी उनके साथ चले जाइए, दोनों मिलकर और ज्यादा लकड़ियां लेकर आइए। नहीं, वो नहीं मानेंगे, मुझे लेकर नहीं जाएंगे। एक बार बोलकर तो देखिए मालकिन, क्या पता मान जाएं। ए जी, सुनते हो आज रात का भोजन बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो भाग्यवान, अभी मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचकर जो धन प्राप्त होगा उसी से भोजन का सामान लेकर आऊँगा। अगर आप कहो तो मैं भी आपके साथ लकड़ी काटने चलूं? दोनों साथ में ज्यादा लकड़ी काट कर लाएंगे और आपको भी आराम मिलेगा। अरे नहीं, तुम वैसे ही पूरे दिन भर घर का काम करती रहती हो। नहीं, मैं अकेले ही काट लूँगा। इतना कहकर हरिया जैसे ही घर से बाहर निकलता है। अरे मालकिन, वो तो हमको लिए ही नहीं, लकड़ियाँ कैसे काटेंगे? बुलाइए। शीला हरिया को बुलाकर कुल्हाड़ी देती है और कुल्हाड़ी लेकर हरिया जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मालकिन, वो बिना कुल्हाड़िया को लिए ही बाल ओल फेर कर भाग रहे थे। जंगलवा में लकड़ियाँ काटने जाते हैं ना, आएंगे तो जरा पूछिएगा। तुम ज्यादा बात मत करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दूंगी। आज कौन सा पेड़ काटूं? कोई सूखा पेड़ दिख ही नहीं रहा है। अरे आ गए मालिक, आ गए। पहले इसको काट लीजिए। ये मेरे को छेड़ती रहती है। तुमको मालूम नहीं है क्या? मालिक हरा पेड़ को नहीं काटते हैं ना मालिक। थोड़ा और आगे जाइए मालिक, एक सूखा पेड़ है आगे। हरिया थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। हरिया उस सूखे पेड़ को काटकर उसे बाजार में बेचकर घर का सामान लेकर आता है। आज बहुत देर हो गई आते आते। आज बहुत मुश्किल से लकड़ी मिली है। ऐसे ही रहा तो 2 वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा पानी लेकर आओ। शीला हरिया को पानी लाकर देती है। हरिया पानी पीने के बाद बोलता है, जंगल में अब सूखी लकड़ियां मिल नहीं रही हैं। अभी जमींदार का कर्जा भी चुकता करना है। सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। हरिया, जरा बाहर तो आना। जमींदार की आवाज सुनकर शीला और हरिया दोनों बाहर आते हैं। क्या हुआ जमींदार साहब? क्या हुआ? ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। भूल गए तुम्हारे पिताजी ने मेरे से कर्जा लिया था और तुमने अभी तक नहीं लौटाया। नहीं जमींदार साहब, सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। अभी थोड़ा काम ठीक से नहीं चल रहा है। जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से बन पा रहा है। तुम हर महीने यही बोलते हो, अब मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर तुम्हें दूँ? ए मालकिन, हमको उठाकर मारिए ना, साला यहीं पर ढेर हो जाए। आ गया सुबह मालिक पर चिल्लाने। इस गरीब पर थोड़ी दया कीजिए जमींदार साहब, मैं थोड़े करके आपके सारे कर्ज चुका दूंगा।
मैं तुमको 1 महीने का समय देता हूँ। इससे 1 दिन भी ज़्यादा हुआ तो मैं पूरा घर खाली करा लूँगा। चिंता मत कीजिए मालकिन, ऐसे कैसे घर खाली करा लेगा? जग्गू के बाप का घर है क्या? अरे ये जग्गू कौन है? अरे जग्गू इसके ससुर का नाम है। तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे? इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और हरिया भी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। ओ मालकिन, कौन आया था बाहर? मालिक पर इतना चिल्ला कर गया। अरे वह जमींदार था, उसके पैसे बाकी है ना इसलिए। अरे मालकिन, वो कितने दिन से ऐसे ही पड़ा है, उसको बेचकर पैसे दे दीजिए ना। नहीं, उसको नहीं भेज सकते। वह उनके पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ पिताजी का पूरा घर चला जा रहा है, आपको उनके निशानी की पड़ी है। वैसे भी उसको बेचकर कुछ नहीं होगा। हरिया जंगल में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। क्या हुआ मालिक, बहुत चिंता में लग रहे हैं, क्या बात है? मालकिन ने खाना नहीं दिया क्या आज? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग नहीं समझोगे। अरे बताइए ना मालिक, क्या हुआ? सुना है दुख बांटने से बढ़ता है। अरे चुप करो मालिक, इतने चिंता में है, तुमको मजाक लग रहा है। इसको छोड़िए मालिक, बताइए ना क्या हुआ। हरिया सारी बात पेड़ को बता देता है। बस इतनी सी बात है मालिक, इसको काटकर बेच दीजिए ना मालिक, सब कर्जा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। जब देखो भाव खाती रहती है। ए ज्यादा मत बोलो तुम। हरिया उस दिन बिना लकड़ी काटे ही घर चला आता है। क्या हुआ जी, कोई उपाय मिला कर्जा चुकाने का? नहीं, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अपने दोस्त रामू से मदद मांग लीजिए। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो उनका फसल भी अच्छा हुआ होगा। एक बार बोल कर देखिए। शाबाश मालकिन शाबाश, मान गए, आपके पास तो दिमाग है। हरिया सुबह सुबह अपने दोस्त रामू से मिलने बगल वाले गांव में जाता है। अरे हरिया, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, और बताओ क्या हाल है? सब कुछ ठीक है, बस तुमसे मिलने का मन किया तो चला आया। अजी सुनती हो, थोड़ा पानी लेकर आओ, अपना दोस्त आया है। हरिया पानी पीता है और फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। चलो, बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें अपने खेत की तरफ घुमा लाता हूँ। नहीं, फिर कभी। क्या बात है हरिया, बहुत चिंता में लग रहे हो, कोई समस्या है क्या? अरे अब तुमसे क्या छिपाना, वो पिताजी ने जमींदार से कर्ज लिया था, उसको चुकाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मेरा लकड़ी का भी काम सही से नहीं चल रहा है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस बार बारिश तो अच्छी हुई थी, पर जानवरों ने फसल खराब कर दिया, इसलिए मेरे पास भी ज़्यादा अनाज नहीं है जिसको मैं बेचकर तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई बात नहीं रामू भाई, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अरे मालिक, थोड़ा बैगनवा को दे दीजिए ना अपने दोस्त को, बहुत दिन बाद आए हैं, जब देखो तब मेरे से झगड़ा करता रहता है। ए ज्यादा मत बोलो, तुम शांति से बैठो। हरिया निराश होकर रामू के घर से लौट आता है। क्या हुआ, कुछ पैसों का जुगाड़ हुआ? नहीं, उसकी भी फसल अच्छी नहीं हुई है, उसके पास केवल खाने के लिए ही अनाज है। तो अभी क्या करेंगे? हरिया निराश मन से कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। हरिया एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, तभी वहां से एक साधु बाबा गुजरते हैं। क्या हुआ बेटा, बहुत चिंतित लग रहे हो,
कल भी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा, बहुत चिंतित थे तुम। बता दीजिए मालिक, ये बहुत ज्ञानी साधु बाबा लग रहे हैं, कोई न कोई उपाय बता ही देंगे। हरिया ने सारी बात साधु बाबा को बताई। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। ये मुर्गी मुझे उपहार में मिला है, ये मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसको रखो और इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगा। साधु महाराज मुर्गी देकर वहाँ से चले जाते हैं। हरिया वह मुर्गी को लेकर घर पर आता है। ये क्या? यह मुर्गी कहाँ से लेकर आए हो? यह क्या होगा? वैसे भी घर में हम लोगों की खाने को कुछ नहीं है, अब इस मुर्गी को क्या खिलाऊं? अरे उस जंगल में एक साधु बाबा मिले थे, वही दिए हैं, बोले हैं इसका अच्छे से ख्याल रखना, यह तुम्हारी सारी समस्या दूर करेगा। रख लीजिए मालकिन, रख लीजिए, साधु बाबा ने दिया है, कोई तो बात होगा ना, रख लीजिए। मालकिन, ओ मालकिन, देखिए ना, मुर्गी ने अंडा दिया है, लगता है अच्छे दिन आ गए। हरिया जैसे ही हाथ में अंडे को लेता है, वह अंडा सोने का बन जाता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। हाँ, साधु बाबा की बात सच निकली। फिर हरिया वह अंडा बेचकर जमींदार के सारे पैसे चुका देता है। ए जी, सुनते हो? अब क्या हुआ? वह मुर्गी कहाँ गई? वह दिखाई नहीं दे रही है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है, दोनों बाहर निकलते हैं। अरे ये तो वही साधु बाबा है जिन्होंने मुझे जंगल में मुर्गी दिया था। अरे बाबा, ओ मुर्गी तो। चिंता मत करो बेटा, मुझे सब पता है। जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान उसका साथ देते हैं। इतना कहकर साधु बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्र, आज हमें हिरन का शिकार करना है। तुम पूर्व की ओर जाओ, मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ। शाम को शिकार करके हम दोनों यहीं पर मिलेंगे। ठीक है मित्र। सत्या और रामू हिरण का शिकार करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ओहो, आधा दिन निकल गया। मैं जंगल में काफी अंदर चला आया हूँ, लेकिन फिर भी आज कोई हिरन नहीं मिला। सत्या ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे एक आवाज आई। अरे राम राम, लगता है कोई शेर आ गया है। चल भाग भाग घोड़े, भागो यहाँ से। सत्या तेजी से घबराकर भागने लगा और वह भागते भागते एक पहाड़ पर जा पहुंचा। भागते भागते सत्या के घोड़े का पैर फिसल गया और वह पहाड़ से नीचे गिर गया। इधर रामू एक हिरण के पीछे भाग रहा था। ओहो, ये हिरन तो मेरे तीर से बच गया और चलते चलते मुझे प्यास भी लग गई है। चलो चलकर आसपास देखता हूँ, कोई नदी हो तो थोड़ा जल पी लेता हूँ। अरे यहाँ पर ये इतनी सुंदर लड़की कौन है? इसे देखने के बाद
मुझे कुछ और देखने का मन ही नहीं कर रहा है। रामू उस राजकुमारी को देखता ही रह जाता है और उसके प्रेम में पड़ जाता है। तभी राजकुमारी की नज़र भी रामू पर पड़ती है। राजकुमारी को भी रामू से प्रेम हो जाता है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं। अरे कौन हो तुम और हमारी राजकुमारी को क्यों छेड़ रहे हो? तभी राजकुमारी सैनिकों को कुछ इशारा करती है। हमारी राजकुमारी बात नहीं कर सकती है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती। इनको देखते ही मैं इनकी आंखों और सुंदरता में समा गया हूँ। तभी राजकुमारी कुछ और इशारा करती है। राजकुमारी जी कह रही है कि उन्होंने भी तुम्हारी आंखों में प्रेम और सच्चाई देखी है और ये भी तुम्हें चाहती हैं। यह सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। हमें अब महाराज के पास जाना चाहिए। फिर वे सब राजमहल आ जाते हैं। हे युवक, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मेरा नाम रामू है और मैं चीतनगर का एक शिकारी हूँ। रामू, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। रामू, तुमने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी है। हमें लगता था कि हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। आपकी पुत्री से विवाह करके मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा महाराज। सिया हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए तुम्हें यहाँ का राजा भी बनना होगा। मैं तैयार हूँ महाराज। फिर महाराज सिया और रामू का विवाह करा देते हैं और रामू वहाँ का राजा बन जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू को अपने मित्र सत्या की याद आने लगती है। कहाँ होगा मेरा मित्र? मैं तो राजा बन गया और मेरे मित्र का क्या हुआ होगा? शायद वह हमारे गांव में ही होगा। मुझे उससे मिलने अवश्य ही जाना चाहिए। अगले दिन रामू अपने मित्र सत्या से मिलने निकल गया। चलते चलते रामू एक गांव के बीच से गुजर रहा था। अरे, लगता है यहाँ पर कुछ हो गया है। पता नहीं सब लोग उसी ओर क्यों जा रहे हैं। दादाजी, जरा इधर सुनिए। क्या हुआ बेटा? ये सभी लोग उसी ओर क्यों जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में एक सिद्ध साधु बाबा आए हैं। सभी लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। साधु बाबा सभी के कष्टों को दूर कर रहे हैं बेटा। ऐसे सिद्ध बाबा से तो मैं भी मिलना चाहूँगा। फिर रामू उसी ओर चल देता है जिस ओर बाबा बैठे थे। प्रणाम साधु महाराज। साधु जी रामू को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। क्या हुआ बाबा जी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं महाराज, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। आप तो सत्यवादी और धर्मपरायण हो, लेकिन तुम्हारे कारण एक अनहोनी होने वाली है। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब साफ साफ शब्दों में बताइए। तुम जिस मित्र से मिलने जा रहे हो उसकी मृत्यु होने वाली है और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। उसके मित्र की मृत्यु होने वाली है। यह बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कृपा करके अच्छे से बताइए कि क्या होने वाला है। तुम जैसे ही अपने मित्र से मिलोगे उसके कुछ क्षण बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाबा जी, अगर मैं अपने मित्र से न मिलूं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी? भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो उसके नसीब में लिखा होगा वह होकर रहेगा पुत्र। तुम तो उससे नहीं मिलोगे, तब पर भी वह तुमसे मिलने अवश्य आएगा। बाबा जी की बात सुनकर रामू सोचने लगता है।
जब मेरे मित्र को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, तब वह मुझसे मिलने कैसे आएगा। यह साधु बाबा भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बता रहे हैं। यह सोचकर रामू वहां से जाने लगा और उसने देखा कि उसका मित्र सत्या दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है। मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? मित्र, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चले गए थे मित्र? तभी सत्या जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्र सत्या, मित्र तुम्हें क्या हुआ? फिर रामू बाबा के पास जाकर पूछता है, बाबा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे मित्र की मृत्यु कैसे हो गई? तभी बाबा जी रामू को पीछे की सारी कहानी सुनाते हैं। जब सत्या जंगल में शिकार के लिए गया था, तब वह पहाड़ियों पर पहुंच गया था और पहाड़ी से गिर गया था। तभी से उसकी एक टांग टूट गई थी। तभी वह गांव में रहकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। कभी उसे भोजन मिलता तो कभी नहीं मिलता था। तभी से वह कमजोर हो गया था। वह तुम्हें देखकर खुद को रोक ना सका और अपने पूरे शरीर का बल लगाकर तुम्हारी तरफ दौड़ने लगा। और जैसे ही वह तुम्हारे करीब आकर रुका, उसके हृदय की गति भी रुक गई, जिससे वह मर गया। बाबा की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने खुद को संभाला और अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया। अब रामू समझ चुका था कि यह बाबा गुड़ी और ये लोगों का भविष्य बता सकते हैं। रामू को भी अपना भविष्य जानने की इच्छा हुई। रामू ने साधु बाबा से कहा, बाबा जी, कृपया आप मुझे भी मेरे मृत्यु के बारे में बताइए। तुम 6 महीने के अंदर ही खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ जाओगे। यह सुनकर रामू अचंभित होता है और सोचता है कि मैं खुशी खुशी फांसी के फंदे पर क्यों चढ़ूंगा। यही सोचकर रामू अपने महल वापस आ जाता है। यह बात वह अपने मंत्री को बताता है। महाराज, आप 6 महीने तक अपने महल के बाहर ही न जाएं, तब आपकी मृत्यु टल जाएगी। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज से 6 महीने तक मैं अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकलूंगा। जी महाराज, 6 महीने तक का सारा काम मंत्रियों पर छोड़ दीजिए आप। मृत्यु के डर से रामू अपने कक्ष में समय व्यतीत करने लगता है। मृत्यु के डर से वह बगीचे में टहलने भी नहीं जाता है। एक दिन रामू अपने कक्ष में गहरी निद्रा में सोया होता है, परंतु रामू अपने निद्रा में चलने की बीमारी के कारण कक्ष से बाहर चला आता है। उस समय महल के सभी मंत्री व सैनिक सो रहे होते हैं और वह घोड़े पर बैठकर दूसरे राज्य पहुंच जाता है। वह दूसरे राज्य के महल में घुस जाता है। तभी उसे एक सिपाही देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर चोर, देखो महल में चोर घुस आया है। यह सुनकर उस राज्य का राजा और मंत्रीगण घबरा जाते हैं और उठकर बाहर आ जाते हैं। राजा रामू को चोर समझकर उसे फांसी की सजा सुना देता है। रामू यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे साधु के द्वारा कही बात याद आ जाती है। महाराज, मुझे पता था मेरी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है, तुम्हें यह कैसे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी? तभी रामू 6 महीने पूर्व हुई सारी बातें बताता है। यह सुनकर राजा अपने 2 सिपाही को रामू के महल में भेजता है।
हाँ महाराज, यह व्यक्ति जो कह रहा है वह सत्य है। यह चीतनगर का राजा है और यह बहुत ईमानदार और नेक राजा है। यह सुनकर राजा को अपनी कही बात पर बहुत पछतावा होता है। राजा अपनी दी गई सजा को माफ करने का निर्णय लेता है। तभी एक मंत्री कहता है, यह नहीं हो सकता महाराज, यह आपके वचनों के विरुद्ध होगा। तो फिर क्या किया जाए मंत्री? एक सूत का फांसी का फंदा बनाकर इसे चढ़ा दीजिए। महाराज, आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और इस व्यक्ति की मृत्यु भी नहीं होगी। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए और एक सूत का फांसी का फंदा लाया गया और रामू को उस पर चढ़ने की अनुमति दी गई और रामू खुशी खुशी उस फांसी के फंदे पर चढ़ गया। लेकिन प्रकृति का लिखा कौन मिटा सकता था। सूत का बना फांसी का फंदा रामू के नस में लग गया और उसके गले की नस कट जाने से बहुत सारा रक्त बहने लगा, जिससे रक्त के स्राव से उसकी मृत्यु हो गई। साधु ने ठीक बात कही थी, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आप भाग्य के पास चलकर खुद जाएंगे।